सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को और किसी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टडी विद जीत। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत पर लगातार लोअर पीसीएस मेन से संबंधित प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने व्हाट्सएप पे एक लोअर पीसीएस मेंस करके ग्रुप बना रखा है, जिस पे जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस वगैरह लेक्चर्स वगैरह देखे या कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सभी लोग ऐड हो रहे हैं। आप लोग भी, अगर आप लोगों को लगे कि वहाँ पर जो ना आप लोगों के लिए किफ़ायती चीज़ें मिल सकती हैं तो आप ज्वाइन करें मेरे नंबर पे 8009231160 पे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने फुल लेंथ टेस्ट एक किया था जिसमें हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट उसके जितने क्वेश्चंस लोअर पीसीएस में मेंस में आते हैं क्वेश्चंस का वेटेज है उसी हिसाब से हम लोग पार्ट बाय पार्ट प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो ये फुल लेंथ टेस्ट का आज से दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले साइंस से, जिसके 38 क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के लिए। आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण, या फिर विवर्तन के कारण। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो विबग्योर होता है, जिसमें वायलेट से लेकर रेड तक की 7 कलर्स होते हैं, उसमें जितने भी कलर्स होते हैं उन सब में रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही वायुमंडल में ही, लेकिन केवल वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से लाल रंग की किरण जो होती है वो हम तक पहुंच पाती है। इसीलिए सूर्यास्त के समय भी, सूर्योदय के समय भी हमको हमेशा आसमान में रेड कलर दिखाई देता है। तो ये किसकी वजह से होता है? प्रकीर्णन की वजह, स्कैटरिंग की वजह से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? क्या वो आयतन अपरिवर्तित रहेगा? आयतन तो डिपेंड करता है मात्रा पे। भार भी डिपेंड करेगा। द्रव्यमान भी करता है। ऑप्शन डी, मतलब घनत्व तो कभी नहीं बदलता है मात्रा बदलने पर। इस पर मात्रा पे डिपेंड ही नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब मास और वॉल्यूम पे ही ये डिपेंड करता है। इसके मास बढ़ेगा तो डेंसिटी चेंज होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी चेंज होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, घनत्व। दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चंस इसमें रखे हैं वो सारे बड़े एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, या तो यूपीएससी का है, या आरओ का है, या फिर यूपीपीसीएस का है, या फिर अदर स्टेट पीसीएस के हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को एटलीस्ट एक बार तो देखना ही चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि टेलीविज़न सबसे कम खर्च करता है इलेक्ट्रिक, और उसके बाद पंखा उससे थोड़ा ज़्यादा, उस पंखे से थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिक केटली करती है, और सबसे ज़्यादा कौन करता है? आयरन करता है, विद्युत प्रेस। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो क्या ये वायु दाब में कमी के कारण होता है? ऑप्शन है, या बी ऑप्शन में वायु दाब में वृद्धि के कारण होता है ये, या सी ऑप्शन है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या फिर अत्यधिक भार के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु दाब में वृद्धि के कारण। अब दोस्तों, आप लोगों को चीज़ें याद होनी चाहिए एकदम क्लियर कट, कि पेन होता है, जब भी हम लोग एक ऊंचाई के लेवल के बाद हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायु दाब कम होता जाता है, और पेन जो होता है उसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो पेन में के अंदर का वायु दाब तो वही रहता है, मतलब
हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, और बाहर में मतलब कम हो जाता है तो लो होता है। तो हाइयर टू लोअर प्रेशर बैलेंस करना चाहता है, तो इस वजह से स्याही जो होती है पेन के अंदर की वो बाहर फेंक देता है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसका राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए है पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेंगी, या फिर एक पहली गिरेगी एक बाद में गिरेगी, या फिर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, या फिर डी कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी है, कुछ अंतराल पे गिरेगी। ऐसा देखिए, एक चीज़ हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम वैक्यूम की बात करते हैं, मतलब निर्वात की बात करते हैं, तो दोनों चीज़ें चाहे वो जिस चीज़ की बनी हो वो एक साथ गिरती हैं। लेकिन अगर वो हवा की बात कर रहे हैं तो हवा में कुछ अंतराल पे गिरेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, मतलब हम किस तत्व का यूज करते हैं फूड प्रोसेसिंग में? तो क्या वो सोडियम कार्बोनेट है, या फिर एस्टिक एसिड है, या फिर सोडियम नाइट्रेट, या फिर बेंजोइक एसिड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बेंजोइक एसिड। फूड प्रोसेसिंग में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? बेंजोइक एसिड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। कथन कहता है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। रीजन क्या दे रहा है इसमें कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो दोस्तों आप लोगों को देखना है ये ऑप्शंस, उसके आधार पे आप लोगों को निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। क्या ये ए और आर दोनों सत्य हैं, या फिर ए सही है आर गलत है, या ए सत्य है आर गलत है, या फिर आर गलत ए गलत है और आर सत्य है, या फिर दोनों गलत हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं इसमें, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई जहाज होता है नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो सागर में साल्टी होने की वजह से वो थोड़ा कुछ ऊपर उठ जाता है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये भी असर्शन और रीजन से है। तो आप कथन देख लीजिए। स्टेटमेंट कहता है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कारण क्या दे रहा है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो आप लोगों को देख लीजिए कि इसमें कौन सही होगा, या ए और आर दोनों सही हैं, या फिर ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है, या दोनों गलत है। तो इस टाइप से अगर हम देखते हैं तो ये जो रीज़न है वो गलत है, क्योंकि तीव्र प्रकाश में शरीर में जो मेलाटोनिन होता है उसका उत्पादन कम हो जाता है जब तीव्र प्रकाश पड़ता है तो, और ये अधिक होता है। ये रॉन्ग दे रखा है। तो ठीक है, ए सही है आर गलत है, और किंतु ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या वो प्राकृतिक परिवर्तन है, या फिर भौतिक परिवर्तन है यानी फिजिकल चेंज, या फिर रासायनिक परिवर्तन है यानी केमिकल चेंज, या फिर जैविक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भौतिक परिवर्तन है, मतलब फिजिकल चेंज है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और जल का वाष्प में बदलना, वाष्प का फिर से जल में बदलना, कोई नया पदार्थ नहीं बनाता है, उसको भौतिक परिवर्तन, मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और केमिकल चेंज भी क्या होता है दोस्तों? उसमें नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? क्या ये कार्बन डेटिंग विधि से करते हैं, या फिर जैव तकनीकी विधि से करते हैं, या फिर जैव घड़ी विधि से करते हैं, या फिर यूरेनियम विधि द्वारा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि। क्योंकि कार्बन डेटिंग से हम लोग वृक्षों के बारे में पता करते हैं कि वो किस काल में रहे हैं, उनका टाइम पीरियड निकालते हैं पेड़ पौधों का। लेकिन यूरेनियम विधि से हम पृथ्वी की आयु की कल्पना करते हैं, कल्पना नहीं मापन करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि। क्वेश्चन है, गो दुग्ध मतलब गाय के दूध में पीले
पन के लिए क्या उत्तरदायी होता है? मतलब ये येलोविश कलर देता है ना गाय का दूध, तो उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? क्या वो लैक्टिक एसिड है, या फिर प्यूरबिक एसिड है, या फिर कैरोटीन है, या फिर र्यूलोज है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड तो मांसपेशियों में पाया जाता है मनुष्य के। जब कोई एक्सरसाइज कर लेता है तो वहाँ पे गांठ मतलब जम जैसा जाता है जिम उम करने पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से दूध जो होता है गाय का वो पीला कलर देता है, और कैसिन भी उसमें पाई जाती है गाय के दूध में, जो वाइट कलर देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आरओ के मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, मतलब गुब्बारा भारहीन है, वेटलेस है, इसका जल में भार क्या होगा? ऑप्शन है 0 होगा, या 100 ग्राम होगा, या 200 ग्राम होगा, या फिर 400 ग्राम होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है, तो ये जो बुलबुला है क्या वो उत्तल दर्पण जैसा होगा, या अवतल लेंस के जैसा होगा, या एक अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर के जैसा होगा, या फिर कॉन्वेक्स लेंस जैसा होगा? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? जो बुलबुला होता है इसका राइट आंसर होता है दोस्तों डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस जैसा होगा ऑप्शन बी। क्योंकि आप गौर करेंगे तो बुलबुले में कभी आप खुद को रख के देखिए तो वो बड़ा फेस बनाता है, जहाँ पे भी बड़ा फेस बनता है तो वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है रेस को। जितनी रेस डाइवर्ज होंगी उतना साइज बड़ा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती विद्युत धारा यानी कि एसी करंट को डिस्ट विद्युत धारा यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है, मतलब किसके द्वारा? ऑप्शन है डायनेमो द्वारा, ऑप्शन बी है मोटर द्वारा, सी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर द्वारा, डी ऑप्शन है रेक्टिफायर द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में चेंज किया जाता है। तो डायनामो का क्या फंक्शन होता है दोस्तों? तो डायनामो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या होती है दोस्तों? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जस्ट उल्टा। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये हाई अल्टरनेटिंग करंट मतलब हाई एसी को निम्न एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या निम्न एसी को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? क्या व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम दोस्तों ऊंचाई व्यक्ति का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है जितनी दूर पर वस्तु के दर्पण के सामने वो रखी जाती है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है या दूर जाता है तो उसे अपना प्रतिबिंब दोगुनी चाल से पास या दूर प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे प्रश्न है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश यानी भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ वृक्षों के द्वारा किया जाता है सूर्य के अदृश्य भाग से, या फिर कवकों द्वारा, या फिर फफूंद द्वारा, या फिर बैक्टीरिया द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया के द्वारा। क्वेश्चन है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, मतलब जो हिमांक को कम कर दे? इथेनॉल है क्या वो, या फिर एथिलीन ग्लाइकॉन है, या फिर मिथेनॉल है, या फिर प्रोपिल एल्कोहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकॉन है। यह जो है ठंडे प्रदेशों में हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। ठीक है, बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 1500
सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? क्या वो चिकित्सकीय थर्मामीटर है? ऑप्शन बी है ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर है। क्या वो प्लैटिनम प्रतिरोधी थर्मामीटर है या फिर पायरोमीटर है? दोस्तों, जब भी हमको उच्च तापमान नापना होता है तो हम पायरोमीटर का यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट और रीजन का ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कहता है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ को वरीयता दी जाती है। कारण बता रहा है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो क्या इसका आंसर ए है? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है, या फिर बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन भी हमारा स्टेटमेंट और रीजन का होगा। कृष्ण छिद्र कथन कहता है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। कारण बताता है कि कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा या बी होगा, सी या डी? तो इसका राइट आंसर आपको देखना है, चेक करना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट, क्योंकि ब्लैक होल ऐसी घटना है जिसमें जो है कोई भी प्रकाश बच के नहीं निकल पाता, सब कुछ ये एब्जॉर्ब कर सकता है और हम इसे दूरबीन से भी नहीं देख सकते कि ये कितना गहरा है। ठीक है दोस्तों, तो ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है लाल स्याही बनाई जाती है, मतलब किसके द्वारा लाल स्याही बनाई जाती है? क्या वो फिनाल के द्वारा बनाई जाती है, या फिर एनलिन से, या फिर कांगो रेड से, या फिर इओसिन से? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लाल स्याही इओसिन से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन है आयोडीन युक्त नमक को, ये तो हम लोग रोज़ खाते हैं। बी ऑप्शन है समुद्री नमक को, नहीं इसको तो नहीं खाते हैं। ऑप्शन सी है सेंधा नमक, ये भी यूज होता है किसी न किसी रूप में, चटनी के रूप में। या डी है संसाधित साधारण नमक। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी समुद्री नमक। समुद्री नमक को हम लोगों को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि नुकसानदेह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट, या बोरेक्स, या फिर सोडियम टेट्रा थायोनेट, या फिर अमोनियम मोलिबेडेट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट। इसका यूज हम फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, या सल्फर डाइऑक्साइड, भी नाइट्रोजन, या इथिलीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एथिलीन फलों के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं को बताना है। तो क्लोरोफिन मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन आयरन, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है, सही मैच कर रहा है। सी है खाने का नमक सोडियम, बिल्कुल सोडियम होता है। कपड़े धोने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3, इसमें पोटेशियम तो कहीं है ही नहीं, तो यही है जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, और बाकी सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन है श्रेणी फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में है एसीटोन और सूची सेकंड में हम एसीटोन को देखते हैं, ये किससे मैच कर सकता है? क्या ये अग्निशामक, या नाखून पॉलिश, या फिर घाव की मरहम पट्टी में, या फिर प्रशीतक के रूप में? तो एसीटोन जो है होता है वो होता है नाखून पॉलिश के रूप में होता है इसका प्रयोग,
और कार्बन टेट्राक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव की मरहम पट्टी के लिए सी का थ्री केवल ऑप्शन सी में है, तो इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एसीटोन का इसमें A2 बिल्कुल सही दे रखा है, तो हाँ, तो दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? क्या मैग्नीशियम की कमी, या नाइट्रोजन, या फिर मैग्नीशियम, या फिर सल्फर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? क्या वो तना है, या फिर बीज है, या फिर जड़ है, या फिर फल है? सबसे पहली चीज़ तो आलू खुद में क्या ये जड़ है या तना? तो आलू तने का फॉर्म होता है दोस्तों। तो क्या खाया जाता है इसमें? फिर खाने वाला भाग हो जाएगा तना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? क्या राइबोसोम को कहते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर कोशिका झिल्ली, या फिर सेंट्रोसोम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग, जो संग्रह करने वाला अंग है, वो तना नहीं है? तो गन्ना बिल्कुल स्टेम होता है, मतलब तना होता है। अदरक भी तने का ही पार्ट, तना ही है। आलू तो तना है ही। तो इसमें बचा क्या? ऑप्शन डी, शकरकंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शकरकंद, जो कि तना नहीं है। क्वेश्चन है, घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सी है? क्या वो विटामिन बी है, या विटामिन सी है, या फिर विटामिन ए है, या फिर विटामिन डी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका केमिकल नेम है। यह घाव भरने में सहायक होता है। स्कर्वी रोग और हड्डियों का कम विकास होना आदि इस विटामिन सी की कमी से ही होते हैं। इस विटामिन के लिए नींबू हो गया, जैसे संतरा हो गया, टमाटर हो गया आदि बहुत उपयोगी हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी होता है तथा त्वचा का शुष्क पड़ना होता है आदि रोग हो जाते हैं। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है, बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम आती है, स्त्रियों में अस्थि मृदता आदि रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? एजोला, या फिर नील हरित शैवाल, या फिर अल्फा अल्फा, या फिर नाइट्रोलियम? निम्न में से सही उत्तर का चयन करना है। एजोला ऑप्शन ए है 2 और 4, मतलब कि नील हरित शैवाल और नाइट्रोलियम, और बी ऑप्शन है 1, 2, 4, मतलब एजोला और नीले हरित शैवाल, और फोर्थ है नाइट्रोलियम, और ऑप्शन सी है 2, 3, 4, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। जैव उर्वरक से तात्पर्य होता है ऐसे सूक्ष्म सजीव जीवाणु जो पौधों के उपयोग के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों वास्तव में जैव उर्वरक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के संदर्भ में होता है, क्योंकि यह वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन को ग्रहण करके पोषक तत्वों का राइजोबियम, एजोला मतलब पोषक तत्व पदार्थ बनाता है। किसके द्वारा? राइजोबियम हो गया, एजोला हो गया, और लाइपोफेरम हो गया, माइकोराइजा हो गया आदि जैव उर्वरक के घटक होते हैं। भारत में 2 प्रमुख जैव उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, ये है राइजोबियम और नीले हरित शैवाल। एजोला को भी इसी में काउंट करते हैं। तो एजोला जो होता है वो एक जलीय फर्न है। इनकी जड़ों में एनाबीना भी रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। धान के खेत में एजोला का प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? क्या यह नाइट्रोजन से होती है, या बी ऑप्शन जिंक से, या कॉपर, या फिर डी ऑप्शन मैग्नीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन बी, जिंक की कमी से होती है मक्का में सफ़ेद कली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन के में, या विटामिन B12 में, या फिर विटामिन B6 में, या फिर विटामिन B2 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? साइनोकोबालामिन होता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है।
मानव शरीर में यह विटामिन लाल रक्त कण मतलब आरबीसी की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, विटामिन ए या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी, क्योंकि विटामिन सी जो होता है और विटामिन बी होता है ये जल में घुलनशील है, शरीर में ये भंडारित नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी, विटामिन बी नहीं, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, इसमें सही युग्म सुमेलित करना है। इसमें 3 गलत है, 1 सही है कोई। तो विटामिन B1 को क्या केमिकल नेम रेटिनॉल है, बिल्कुल गलत। रेटिनॉल तो विटामिन ए का होता है। और क्या फिर विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, बिल्कुल सही। विटामिन बी इज़ द राइट, बी का सही है मतलब, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट। और B6 को नियासिन नहीं कहते, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। थायमिन मतलब थायमिन ही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, क्या उसको इंसुलिन को कहते हैं या फिर एड्रीनलिन को कहते हैं या फिर एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है वो मेडुला से स्रावित होता है। यह हार्मोन संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। यह हार्मोन क्रोध, भय, तनाव, व्याग्रता आदि स्थितियों में अत्यधिक स्रावित होने के कारण लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है ये हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, खटमल या फिर घरेलू मक्खी या फिर मच्छर या फिर मकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मकड़ी। खटमल, मच्छर तथा घरेलू मक्खी कीट है, जबकि मकड़ी जो होता है वो कीट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों हिंदी के 25 क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।